So, hello everyone. Now talking about what are eco-sensitive zone. ये eco-sensitive zone क्या होते हैं? तो eco-sensitive zone की अगर बात करें उससे पहले ग्रासलैंड देख लें क्या? ग्रासलैंड नहीं है क्या यहाँ पे? ग्रासलैंड है आगे, ठीक है. ग्रासलैंड नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है. तो इको सेंसिटिव जोन की अगर बात करें तो एक्चुअली में एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान आया था, ठीक है. नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ये आपका आया था कि भाई 2002 से लेके 2016 तक हमें ये एक्शंस लेने हैं. उसके तहत MOEFCC ने, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए थे, ठीक है. सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था उसका यूज़ करके जो कोई भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अराउंड का जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, एरिया अराउंड 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको आप इको सेंसिटिव जोन के तौर पे डिक्लेयर करिए. इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 3 है इसमें एक, उसका यूज़ करके 10 किलोमीटर तक का एरिया इसमें जो है डिक्लेयर करिए इको सेंसिटिव जोन, और वहाँ पे एक्टिविटीज़ को लिमिट करने का काम करिए आप. ये मतलब एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन दिया गया था, ठीक है. तो जहाँ पे एक तरह की चीज़ों को लिमिट किया जाएगा और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे, एक तरह से ट्रांजिशन जोन के तौर पे काम करेंगे इको सेंसिटिव जो जोन है, ठीक है. इको सेंसिटिव जोन में सिर्फ हमें इतना याद रखना है, ठीक है. मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए थे कि आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 का यूज़ करके 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको एज अ इको सेंसिटिव जोन को जो है डिक्लेयर करना है. अब आते हैं वेटलैंड पे कि ये वेटलैंड क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रामसार कन्वेंशन क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं. यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी, एक बार कंफर्म कर दीजिए. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि व्हाट इज़ वेस्ट लैंड, तो आंसर क्या होगा आपका इसका? तो वेस्ट लैंड का मतलब होता है जो एक तरह की बैरन लैंड हो और जहाँ पे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है. अब नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ पॉसिबल ही नहीं, वो वेस्ट हो गई लैंड आपकी, ठीक है. अभी आते हैं वेटलैंड्स को पढ़ते हैं. वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. अब वेटलैंड होते क्या हैं? गीली भूमि, गीली ज़मीन, सिंपल जैसा नाम है वैसे ही है गीली ज़मीन. यानी कि वो पार्ट ऑफ लैंड है जो पानी से ढकी रहती है सर्टेन पार्ट ऑफ ईयर या फिर हमेशा के लिए. जैसे कि ये है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, कुछ पार्ट इसमें होगा जो हमेशा पानी में डूबा रहता है, कुछ में जैसे हाई टाइड वगैरह का समय है तो यहाँ पे पानी आ जाता होगा, फिर सर्टेन पार्ट ऑफ टाइम पे ये एरिया मतलब पानी से ढका रहता होगा, ठीक है. वेटलैंड बोलते हैं. वेटलैंड सिर्फ कोस्ट में नहीं होते हैं, कोस्ट में मैक्सिमम पाए जाते हैं, लेकिन ये आपको इंटरनल में भी कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं. जो पार्ट ऑफ लैंड जो पानी से कवर्ड रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेटलैंड. सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो हम वेटलैंड पढ़ते हैं वैसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मार्शी, स्वैम्पी, ये सब होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ना है. इसके बारे में, मैनग्रोव्स के बारे में, ठीक है. यहाँ पे हम टारगेट करेंगे मैनग्रोव्स को, जो कि एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था. मैनग्रोव्स इंडिया में अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, रन ऑफ कच्छ, ये वाले इलाकों में, यानी कोस्ट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है. मैनग्रोव्स तो कोस्ट में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है. एंड मैनग्रोव्स आर अ टाइप ऑफ वेटलैंड. अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. वो चीज़ें ये हैं कि इनकी कुछ खासियत है. दे कैन टॉलरेट सैलिनिटी मतलब भाई कोस्ट में है. कोस्ट में क्या है? कोस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे समुद्र का पानी है. समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, सलाइन नेचर होता है. अब अगर समुद्र का पानी सलाइन नेचर है, अगर ये खारा इन नेचर है, तो यहाँ पे वही प्लांट एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी ये टॉलरेट करने की क्षमता हो, और इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर हेलोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स. तो हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स वो जो सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं. ऐसे अगर मैं बात करूँ ज़ेरोफाइट क्या होते हैं, तो ज़ेरोफाइट होते हैं जो एरिड एरिया में रह सकते हैं, डेजर्ट एरिया में रह सकते हैं, उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट. अच्छा, मीज़ोफाइट क्या होते हैं जरा आप बताएंगे कमेंट में. तो हेलोफाइट आप समझ गए. ये जो होते हैं न्यूमैटोफोर्स होते हैं. न्यूमैटोफोर्स का मतलब क्या होता है? न्यूमैटोफोर्स का मतलब होता है लिविंग रूट्स. इनकी रूट्स अगर आप कभी देखो इन मैनग्रोव्स में तो कुछ इस तरह से पानी के ऊपर निकली रहती हैं. इनकी जो रूट्स हैं पानी के ऊपर निकली रहती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर. क्यों निकली रहती हैं? बिकॉज यहाँ पे पानी के अंदर होती हैं एनारोबिक कंडीशंस.
या फिर एनॉक्सिक कंडीशन, एनारोबिक तो नहीं, एनॉक्सिक। एनॉक्सिक का मतलब होता है जहाँ पे वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है ये, ठीक है। हाइपॉक्सिक है कि अभी जीरो नहीं हुआ है, हाइपॉक्सिक और एनॉक्सिक में अंतर होता है। और अभी हम देखेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है। तो एनॉक्सिक कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे क्योंकि पानी में तो सांस ले नहीं सकते अंदर, ठीक है, तो बाहर निकलते हैं, इनको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो विविपैरस होती हैं, या फिर ये जो प्लांट्स होते हैं, नॉट रूट्स, ये विविपैरस होते हैं। विविपैरस का मतलब है कि इनके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट कर जाती हैं प्लांट में लगे लगे ही। वैसे यूजुअली होता है सीड गिरती है, जर्मिनेट करती है सॉइल में, लेकिन इनके प्लांट में लगे लगे ही सीड जर्मिनेट कर जाती है, इसलिए बोलते हैं विविपैरी जर्मिनेशन, और इनको प्लांट्स को बोलते हैं विविपैरस रूट्स। अब क्योंकि ये जो वेटलैंड है या फिर जो मैनग्रूव्स हैं, अगर मैं मैनग्रूव्स की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कभी आपसे पूछ ले कि किडनी ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं, किडनी ऑफ अर्थ, तो आंसर आपका होगा क्या, आंसर आपका होगा यही वेटलैंड, जिसमें कि हमारे लेक्स वगैरह सब आते हैं ये, ठीक। क्यों, किडनी का काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन का, जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं, प्योर सॉलिड कंपोनेंट होता है, उसको एक तरह से फिल्टर करना, सारे जो हमारा ब्लड, उसको ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। वेटलैंड क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, ठीक है। हमने बायोलॉजी में पढ़ा था और पढ़ेंगे भी आगे, किडनी का फिल्टर करने का काम होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट करना वो दूसरा होता है, यानी जो वेस्ट निकालने का काम होता है, उसी तरह वही काम सेम वेटलैंड परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो हमारे मैनग्रूव्स लगे हुए ना, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो ये क्या होता है, जब साइक्लोन वगैरह आता है तो झेल जाते हैं ये। कोई भी साइक्लोन आता है ना, तो हवा, साइक्लोन में क्या होता है, हवा का भी सर्ज होता है और पानी का भी होता है। सुनामी में सिर्फ पानी का ही होता है और ज़्यादा होता है। साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन में हवा भी पानी भी दोनों को झेल जाते हैं वेटलैंड। तो वेटलैंड, सॉरी, ये जो मैनग्रूव्स हैं, जो एक टाइप ऑफ वेटलैंड्स है, तो मैनग्रूव्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं सुनामी या फिर साइक्लोन में। वेटलैंड हो, मैनग्रूव्स हो, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको इंपॉर्टेंस में ध्यान रखते हुए एक कन्वेंशन हुआ, रामसार कन्वेंशन, ठीक है, रामसार कन्वेंशन हुआ। और इस रामसार कन्वेंशन, जो कि रामसार जो जगह है ईरान में, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ इन द ईयर 1971, 1971, जहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया कि जो हमारी इम्पोर्टेंस की, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रामसार कन्वेंशन, जो कि रामसार में हुआ था। और रामसार कन्वेंशन की अगर हम के तहत अगर बात करें तो करेंटली मोस्ट नंबर जो है सबसे ज़्यादा हैं आपके तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको देखने को तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला, अगर कोई बताएगा यहाँ पे सबसे पहला कौन सा हमारा ये था वेटलैंड। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे रामसार कन्वेंशन से ही रिलेटेड है एक आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड है उन रामसार कन्वेंशन साइट्स का जहाँ पे थ्रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। तो मॉन्ट्रेक्स एक जगह पड़ती है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था, यहाँ पे वहाँ पे ये एक हुआ था, एक तरह का रिकॉर्ड इसको मेंटेन किया गया था। और इंडिया की 2 वेटलैंड्स हैं जो इसके तहत आते हैं, एक तो है राजस्थान का केवलादेव घाना, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, और दूसरा है हमारा लोकटक लेक कहाँ पे, जरा बताइए जल्दी से कमेंट में, द फ्लोटिंग लेक कहाँ पे है, लोकटक, ठीक है। सबसे पहला, हाँ, सबका सही आंसर है चिलिका लेक, बिल्कुल। तो रामसार अगर हम बात करें तो फर्स्ट वॉज चिलिका, ठीक है, फर्स्ट वॉज चिलिका लेक। और ये आई थिंक 1981 में, if I'm not wrong, 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसार साइट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लोकटक। लोकटक आपको कहाँ पे है, मणिपुर में है, ठीक है, जहाँ पे आपको कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे हमारे हैं साइट्स। फिर ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे होती है ख़त्म। और ग्रासलैंड्स अब देख लेते हैं, बिकॉज ये भी एक टाइप ऑफ वेजिटेशन है। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं भाई, डेजर्ट में क्या होता है, एकदम सूखा पड़ा होता है, ठीक है, सब कुछ सूखा पड़ा होता है, कुछ भी गीला नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मतलब ग्रासलैंड की खासियत ये होती है कि डेजर्ट की तरह यहाँ पे सूखा भी नहीं होता है, ठीक है,
एक सेकंड रुकिएगा। डेजर्ट की तरह यहाँ पे सूखा भी नहीं होता, फॉरेस्ट की जितना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड मतलब प्लांट्स भी नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है थोड़ा बहुत कि थोड़ी बहुत यहाँ पे घास उग जाती है और उनको बोल देते हैं घास के मैदान या फिर ग्रास लैंड। यानी बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं और बहुत ज़्यादा इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पेड़, बहुत लंबे चौड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, उनको ग्रास लैंड्स बोलते हैं। ग्रास लैंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोल सकते हैं टेम्परेट और दूसरे को बोल सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान। अभी किस बेसिस पे मैंने डिवीजन किया, तो भाई जो हमें ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोल देंगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल जिसको टेम्परेट एरिया बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में अगर मैं बात करूं तो ये पूछा जाता है कि भाई इनके डिफरेंट नेम्स, तो जैसे कि पंपास, प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज, डाउन्स, ये जो टेम्परेट इलाकों में देखने को मिलते हैं, स्टेपीज, स्टेपीज, न्यू कैडबरी न्यू कैंटरबरी, ठीक है, न्यू कैंटरबरी, पुस्ताज, पुश्ताज, ये सब कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल में अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉपिकल में जैसे सवाना, लानोस, थानोस, ठीक है, सब कहाँ पे है? ये सब ये ट्रॉपिकल एरिया में है। अभी किस कंट्री में है ये आपको पता होना चाहिए। तो पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में। यहाँ पे पंपास में हमें एक टाइप ऑफ ग्रास देखने को मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास, जो कि एक न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। ऐसे प्रेरीज हमें देखने को मिलते हैं यूएसए में, और इनको हम वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वीट का बहुत ज़्यादा इन इलाकों में प्रोडक्शन होता है, वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। और यहाँ के क्योंकि जो यहाँ की जो ग्रास होती है ना बड़ी न्यूट्रिशियस होती है, तो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है बहुत अच्छे से डेवलप होती है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में याद कैसे रखेंगे भाई, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना होता है तो डाउन, जैसे आप ये इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है तो आपको डाउन साइड जाना पड़ेगा ना, नीचे जाना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया डाउन साइड में लोकेटेड है, ठीक। फिर अगर हम बात करें, और इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो टीना है वो पास हो गई ठीक है, टीना पास हो गई, ठीक है। स्टेपीज़ की अगर बात करें तो स्टेपीज़ हैं आपके एशिया में। एशिया में कहाँ पे? एशिया में ये जो एरिया है ना जहाँ पे यूराल माउंटेन वाला जो रीजन है, तो जहाँ पे रशिया वगैरह रीजन, रशिया और यूरोप वाला, तो वहाँ पे देखने को ये मिलते हैं, ठीक है, टेम्परेट इलाकों में। न्यू कैंटरबरी, न्यू कैडबरी, ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इसको इस तरह से, वैसे तो इसका नाम न्यू कैंटरबरी नहीं है, मैंने याद करने के लिए वो ऐसे लिख दिया था, न्यूजीलैंड, तो ऐसे याद करिए, न्यू कैडबरी, ठीक है, न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क ऐसे एडवर्टाइज आता है ना, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। पुश्ताज आपका हंगरी में, हंगरी में इसको पुश्ताज के नाम से जानते हैं। सवाना अगर बात करें, अफ्रीका में इनका नाम है सवाना पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका में इनको हम जानते हैं सवाना के नाम से। कैसे याद कर सकते हैं कि भाई अफ्रीका में फ्री का जब होता है, फ्री का होता है तो बोलते हैं कि सब लोग आना, सब आना, सब आना, जब फ्री का होता है सब खाने आना, ठीक है। तो अफ्रीका सवाना, और इनको हम क्या बोलते हैं, हंटिंग ग्राउंड्स के नाम से इनको जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है, ठीक है, हंटिंग ग्राउंड्स, ठीक है, ये हंटिंग ग्राउंड्स के तौर पर ऐड करते हैं बिकॉज यहाँ पे पोचिंग यानी कि एनिमल्स की किलिंग बहुत होती है, ठीक है। एंड और इनको हम बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पे कंट्रीज़ पड़ती हैं, वही सेम रीज़न है, बिग गेम कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है, हंटिंग बहुत होती है एनिमल्स की। लानोस ऐसे याद करो, थानोस जो है वो वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में। और कंपोस कैंप लगा हुआ है कहाँ पे? ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में कैंप लगा हुआ है। क्लियर? तो ग्रास लैंड्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मरीन इकोसिस्टम के बारे में। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो फिर हम आगे बढ़ें, मरीन इकोसिस्टम देख लें चलिए, तो मरीन इकोसिस्टम में हमें बस इतनी चीज़ें पढ़नी है कि मरीन में क्या क्या कैसे मतलब इकोसिस्टम का ट्रांजिशन होता है। तो मरीन इकोसिस्टम को हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, फिर मैं बताता हूँ कैसे इंटरटाइडल जोन क्या होता है, बेंथिक जोन क्या होते हैं, एबिसल प्लेन क्या होते हैं, पेलागिक जोन क्या होते हैं, सब ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा मरीन इकोसिस्टम होता है उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कितने जोन्स होते हैं। तो सबसे पहले इंटरटाइडल जोन होता है। ये इंटरटाइडल मतलब जहाँ पे टाइड्स वगैरह आती हैं और एकदम सबसे शुरुआत होती है यहाँ से, ओशन की हम बोल सकते हैं। कभी ये सर्टेन पार्ट ऑफ जो इसका लैंड है वो पानी में कभी ढका रहता है और कभी नहीं ढका रहता है, उसको हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। फिर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे ना, ये कॉन्टिनेंटल, ये चलो ज्योग्राफी वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं, तो ज्योग्राफी का पार्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये स्लोप होता है, ये कॉन्टिनेंटल राइज होता है, देन ये आते हैं अबीसल प्लेन्स, देन आपके आते हैं डीप सी प्लेन्स। क्लियर है? शेल्फ, स्लोप, राइज, अबीसल प्लेन्स, इस तरह का ऑर्डर में आपको लगाने से को बोल देता है शोर से। ठीक है, स्लोप है, देन राइज हुआ, देन यहाँ पे प्लेन आया। बट यहाँ पे हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये पता होना चाहिए इंटरटाइडल जोन होता है। इसके बाद आता है पेलागिक जोन, सीधे बेंथिक जोन नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे इंटरटाइडल जोन के बाद जो ये वाला जोन है, ये वाला जो जोन है इसको पेलागिक जोन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे वाटर जो है, वाटर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली गर्म रहता है, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हेलोक्लाइन, क्या कौन सा टर्म होता है, हेलोक्लाइन क्या होता है और थर्मोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, ठीक है, तो गर्म होगा पानी। अब डायरेक्ट रेस तो यहाँ पे पड़ रही है, सनलाइट जोन है, फिर ट्विलाइट जोन है। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते कुछ लगता है यहाँ पर सनलाइट कुछ बचती होगी, तो यहाँ पे एकदम बहुत ठंडा पानी। तो होता ये है कि एक पॉइंट ऑफ, जैसे कि आप ये ओशन है, ठीक है, आप जाओगे नीचे, टेम्परेचर कम होगा कि घटेगा, कम होगा, घटेगा, मतलब ज़्यादा होगा कि बढ़े, मतलब ज़्यादा होगा कि घटेगा, वो घटेगा। क्यों? क्योंकि नीचे सनलाइट की डायरेक्ट रेज अब नहीं मिल रही, तो नीचे जाते जाते घटेगा घटेगा घटेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक लाइन ऐसी आएगी जहाँ पे टेम्परेचर घटना बंद हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट लाइन इज थर्मोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या है? हेलो वर्ड इज रिलेटेड टू सैलिनिटी। अभी मैंने बताया था ना, हेलोफाइट्स होते हैं हमारे मैनग्रोव्स, यानी कि सॉल्ट रेजिस्टेंट, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो सैलिनिटी की अगर बात करूँ तो नीचे जाने में सैलिनिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्ट नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो नीचे जाने में सैलिनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक लाइन ऐसी आएगी कि सैलिनिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसको बोल देते हैं हेलोक्लाइन। क्लियर? तो ध्यान रखना, पहले इंटरटाइडल जोन, देन पेलागिक जोन, देन यहाँ से स्टार्ट होगा बेंथिक जोन, एंड देन यहाँ पे आपके एबिसल प्लेन्स। तो एबिसल प्लेन आर डीप सी प्लेन्स। एबिसल प्लेन अगर पूछे सबसे ज़्यादा ठंडा पानी कहाँ देखने को मिलेगा, तो एबिसल प्लेन्स में, डीप सी प्लेन्स हैं ये। क्लियर? ये बस इतना में पढ़ना था। कोरल रीफ्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वाटर कोरल रीफ्स। तो ये वो जो मैं आपको बता नहीं रहा था शुरू में, कहो ना प्यारे वाली वो जो मूवी में, किस तरह का, मतलब इस तरह का तो दिखाया जाता है जब ऋतिक रोशन अंदर गिरता है और इस तरह से। तो एक्चुअली पता नहीं कहाँ पे, क्या सी ब्रिज में जा रहा था क्या, क्योंकि वो रिवर्स में तो देखने को उस तरह के हमें कोरल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कोरल रीफ्स होते क्या है। तो कोरल अलग होता है, रीफ अलग होता है। रीफ का मतलब होता है कि कोई ऐसा चट्टान टाइप बन जाना, मतलब एक बैरियर टाइप बन जाना, उसको रीफ बोलते हैं। रीफ किसी की वजह से भी बन सकती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से रीफ बन सकती है। कोरल्स की वजह से जो रीफ बनती है उसको कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल क्या होते हैं? कोरल एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एल्गे का सपोर्ट लेते हैं, जो कि इन एल्गे का सपोर्ट लेते हैं। एल्गे क्या होते हैं? एल्गे ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये जो एल्गे जो कोरल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, इनको हम बोलते हैं जूज़ैंथले एल्गे। ठीक है, जूज़ैंथले, अब यार स्पेलिंग मेरी हो सकता है गलत हो, जैंथले एल्गे इनको बोलते हैं। और ये डिग्नोफ्लेट्स की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? डिग्नोफ्लैगलेट्स। अभी डिग्नोफ्लैगलेट्स का मतलब होता है जो कलर्ड एल्गे होते हैं। ये देख रहे हो कितने कलरफुल आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको डिग्नोफ्लेक्ट्स बोलते हैं। जूज़ैंथले एल्गे इन कोरल्स के अंदर होते हैं। ये कोरल्स क्या करते हैं? कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं। भाई एक एक ऐसे एग्जिस्ट करेंगे तो हो गया, अभी उड़ के कहीं भी चले जाएंगे। ठीक है, मतलब इतनी वेव्स जो आती हैं उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, तो कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स जब ये डाई होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट करते हैं। क्या सेक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का इनका सेक्रीशन होता है। जो इनका आउटर स्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है सेक्रीशन के थ्रू। जब मर जाते हैं तो क्योंकि कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत एकदम लॉन्ग चेन्स ऑफ हमें रीफ देखने को मिलती है। कोरल रीफ बोल देते हैं उसी को। एल्गे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं जूज़ैंथले एल्गे। ये इनको खाना प्रोवाइड करते हैं और कोरल जो इनको एल्गे को यानी कि एक तरह से छत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब कोरल्स को
सर्वाइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस फॉर देयर सर्वाइवल्स क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। कंडीशंस फॉर देयर सर्वाइवल्स आर, पहली बात तो ये है इनको सेलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती। वो मैंने आपको बताया था राम सेतु वाला एग्जाम्पल, कि किस तरह से ये माना जाता है कि जो राम सेतु बनाया गया था वो इन्हीं कोरल्स का ही यूज़ करके बनाया गया था। और कोरल्स कभी फ्रेश वाटर मतलब कोस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोस्ट में जो है फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होता है थ्रू द रिवर्स। दूसरा पार्ट ये है कि इनको अगर मैं बात करूँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट की नीड है। सनलाइट की क्यों नीड है, गेस करो सनलाइट की नीड क्यों है, बताओ जल्दी से। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की नीड है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वही सनलाइट से ही आप रिलेट कर सकते हो कि रफली वही नॉर्मल 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो इनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट इनको होती है। इनका जो एल्गे है, जो इनका सिम्बायोटिक पार्टनर है, उसको खाना बनाने के लिए चाहिए एल्गे को सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। तो डीप डाउन भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है, बहुत ऊपर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं और बहुत नीचे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इनको चाहिए सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं कोरल रीफ्स। अब जो कोरल रीफ्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। कोरल रीफ भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फ्रिंजिंग रीफ हो गया, ठीक है, बैरियर रीफ हो गया, लेकिन हमें उस टाइप में नहीं जाना बिकॉज अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। हमें ये पढ़ना है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? तो भाई जो कोरल है ना, इनको खतरा काफ़ी जगह से है, एक जगह से खतरा नहीं है, ठीक है। कोरल्स को जो खतरा है वो काफ़ी जगह से है। तो एक तो कोरल ब्लीचिंग है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग होता है जब ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जब अगर बढ़ जाता है तो ये ब्लीच हो जाते हैं। कोरल्स को बहुत ही मतलब हार्म होता है। और ये ओशन टेम्परेचर का वाटर क्यों रेज होता है? ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना हो रखा है। ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना कैसे क्या होता है वो भी हम देखते हैं, बस इसी के बाद वाला ही टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से इनका होता है कोरल ब्लीचिंग, और ये खतरा वाला चीज़ है। अब कोरल इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, कोरल इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो ये भी एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं। जब कोई साइक्लोन और ये सुनामी वगैरह आता है तो ये उसको झेलते हैं। अगर ये कोस्ट में है, कोस्ट में तो एकदम कोस्ट में तो नहीं होते। अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्रेश वाटर इनको नहीं चाहिए, सलाइन वाटर की इनको नीड होती है, ठीक है। तो और ये न्यूट्रिशियस भी होते हैं, तो इनको कहीं कहीं पे खाने वगैरह में भी यूज़ किया जाता है कोरल्स को, ठीक है, कि मरीन प्रोडक्ट्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल का एक मतलब लॉन्गेस्ट चेन हम बोल सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये होता है कोरल ब्लीचिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। बट उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारा ओशियन मरीन इकोसिस्टम है ना, ये बेचारा एक चीज़ होती है यूट्रोफिकेशन। ध्यान से समझना इसको, यूट्रोफिकेशन इससे अफेक्टेड है। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो यूट्रोफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की जो मिनरल्स जो मतलब चीज़ें उनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाना। देखो ये खेत है, ठीक है, खेत में डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स और ये सब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसे कि सरफेस वाटर रन ऑफ के थ्रू ये नदी में पहुँच गया, ग्राउंड वाटर में चले गए, ग्राउंड वाटर के थ्रू भी नदी में पहुंच गए। नदी किन से मिलती है जाके? नदी मिलती है ओशन से, नदी मिलती है समुद्र से जाके। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे खेत भी क्या है, वो नदी के किनारे हैं। एक नदी हमारे गांव में बहती है, वो केन नदी से मिलती है। केन, ठीक है, WWE वाला केन नहीं, ये नदी का नाम है। और केन नदी यमुना को मिलती है, यमुना गंगा को मिलती है, गंगा जाके जाती कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। अब सोचो जो हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला होगा, अगर वो सरफेस रन ऑफ के थ्रू सरफेस वाटर रन ऑफ के थ्रू यहाँ पे चला गया, ठीक है, चला गया यहाँ पे रिवर में, रिवर से ओशन में गया। सिर्फ फर्टिलाइजर से नहीं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो ओशन में मान लो चले गए, ठीक है। अब ओशन में जब जाएंगे, या फिर फॉर दैट मैटर यहाँ पे भी है रिवर में भी, तो क्या होगा? क्योंकि फर्टिलाइजर है तो चीज़ों की ओवर ग्रोथ होगी, चीज़ों की ओवर ग्रोथ होगी। जो यहाँ पे वीड्स हैं उनकी ओवर ग्रोथ होगी। वीड्स मतलब जो ऑब्नॉक्शियस एक तरह से हम प्लांट्स बोल सकते हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे वो रिवर में हो, रिवर के अंदर हो, चाहे ओशन के अंदर हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे ये। अब जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं तो आपको लग रहा होगा हो यूट्रोफिकेशन तो काफ़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए फिर तो, है ना, कि यहाँ से देखो न्यूट्रिएंट मिली और न्यूट्रिएंट की वजह से ग्रो हो रही। बट ये वीड्स हैं, नॉट रिक्वायर्ड है। अब रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये मतलब मरीन इकोसिस्टम के लिए उतना रिक्वायर्ड होते नहीं, जैसे घास फूस वगैरह हो, वैसे आप समझ लो। तो अगर
तभी हम क्या करते हैं, जैसे खेतों में घास वगैरह उगती है तो उसको हटा देते हैं, नहीं तो वो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमें एक्चुअल प्लांट के लिए चाहिए, जो हमने बो रखा है, उसके खा जाएगा मिनरल्स। पानी के अंदर ऑक्सीजन बड़ी डिमांड में होती है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है और एक होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन घुली है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी कम होगी उतना अच्छा है, बट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। डिमांड अगर ज़्यादा है ऑक्सीजन की, इसका मतलब ये है अगर हमारे जो जीव जंतु रह रहे हैं मतलब इसमें पानी में, अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे हमने मेजर किया कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिफरेंट, उससे मेजर किया, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड चल रही है यहाँ पे, यानी कि ऑब्नॉक्शियस जो प्लांट हैं, जो वीड्स हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी ओवर ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब कितनी घुली ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही सही रहेगा, उतना ही हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को सही रहता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में, ठीक। अब ये जब वीड्स ग्रो होंगी तो खुद ही सोचिए आप, जब वीड्स ग्रो होंगी तो आपको लगे यार वीड्स ग्रो होंगी तो ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन तो मतलब इस तरह से रिलीज़ करते हो सकता है, आपके दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन अब जब वीड्स ये जब डाई करेंगी तो ये डिकम्पोज होंगी, ठीक है। अब डिकम्पोज जब होंगी तो कौन आएगा, डिकम्पोज़र आएंगे। डिकम्पोज़र कौन है, वही फंगाई बैक्टीरिया, याद करो, डेट्रीवोरस, फूड चेन शुरू में जाओ, ठीक। अब ये जो हैं ये डेट्रीवोरस हैं, ये भी तो क्या है, ये भी तो आपके क्या है, ये भी तो आपके लिविंग एंटिटी है। ये क्या करेंगे, ये इनको भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना ज़्यादा वीट का ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजर्स का ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा डिकम्पोजर का ग्रोथ होगा उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। वो ऑक्सीजन अब ये चूसेंगे तो भाई जो इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिजम्स, उनको तो कुछ मिलेगी नहीं, उनको तो बहुत कम मिलेगी, वो मरेंगे। अब वो मरेंगे तो उनको करने के लिए और डिकम्पोजर आएंगे, विशियस साइकिल बन जाएगी, तो उससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ती जाएगी, डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन है वो और कम होती जाएगी। इसलिए जो यूट्रोफिकेशन होता है हमारे मतलब मरीन इकोसिस्टम के लिए, फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ख़राब होता है, बिकॉज इससे जो हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होने लगती है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ने लगती है। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हमारे रीजन्स बन जाते हैं। एक तो हाइपॉक्सिक का मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और एनॉक्सिक का मतलब है यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़ीरो हो गई है। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ज़ीरो हो गई है इसका मतलब है कि वो एनॉक्सिक रीजन है, और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम है तो उसको हम हाइपॉक्सिक रीजन बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक सभी को, जो मैंने यूट्रोफिकेशन वाला जो चीज़ आपको बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि ये जो है ये हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है एक, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो सारी चीज़ें तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि हीट का, जैसे ही मान लो हीट का सोर्स है, हीट को ट्रैप करना, सिंपल एकदम सिंपल लेमैन टर्म्स में बोलूँ तो हीट को ट्रैप करना इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मतलब एकदम से कवरिंग कर दी, यहाँ पे मैंने हीट सोर्स रख दिया, वो ट्रैप हो गई, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी काम करता है, ठीक है। और इसको हम सबसे बड़ा ग्रीन हाउस बोल सकते हैं अब अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर को। ये अर्थ है, हमें पता है कि इसके अराउंड एटमॉस्फेयर, ये तो सबको पता होगा ना, हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। वो बचपन की यादें तो नहीं ना कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सरफेस पे रहते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पे काम करता है। कैसे समझो, यानी कि यहाँ पे जो हीट आती है, हीट का प्राइमरी सोर्स क्या है, सन है। अब जो यहाँ पे हीट आती है वो अगर जा ना पाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ठीक। अब ये नाम सुनते ही मुझे बताओ, पॉजिटिव आपको कुछ लगता है, फिर नेगेटिव लगता है, बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जैसे सुनते ही आपको पॉजिटिव कुछ लगता है, फिर नेगेटिव लगता है। आप कहेंगे सर नेगेटिव लगता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग ये सब मतलब सब बेकार चीज़ें होती हैं। आपसे क्या होगा अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ में। कैसे?
जो सनलाइट आती है ना यहाँ पे, जिसको कि इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, ये जो इंसोलेशन है इसमें जो सनलाइट है दो तरह की रेडिएशन, फिर मेनली काफ़ी तरह की रेडिएशन होती है, लेकिन जो यहाँ पे आती है वो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। ये क्या करती हैं, इनमें से कुछ गैसेज क्या होती हैं, कुछ गैसेज, नॉट ऑल गैसेज, कुछ गैसेज जिनमें कि प्राइमरली हमारी CO2 है, वाटर वेपर है, ठीक है, CO2 हो गया, वाटर वेपर हो गया, मेथेन हो गया। इनकी खासियत ये होती है कि ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने तो देती हैं, आ जाओ, लेकिन जब ये टकरा के, अभी जब टकराया ना, तो मैंने दूसरा कलर से इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इट इज़ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बिकॉज ये रेडिएट कब किया, अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये शॉर्ट वेव लेंथ में अब नहीं रहा, ये लॉन्ग वेव लेंथ में कन्वर्ट हो गया टकराने के बाद यहाँ से। इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। और ये जो गैसेज हैं, CO2 जैसे जो गैसेज हैं, ठीक है, ये जो CO2 जैसी गैसेज हैं आने तो देती हैं इंसोलेशन को, लेकिन इंसोलेशन को आने तो दिया, लेकिन जो ये है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको जाने नहीं देती हैं। बोलती हैं कि आए तो तुम हमारी मर्जी से, अब मतलब अपनी मर्जी से जाओगे, हमारी मर्जी से, इसको ट्रैप कर लेती हैं। जब ट्रैप कर लेती तो क्या होगा, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है ये हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये ना हो तो इतना भयंकर यहाँ बर्फ़ जम जाएगी, मतलब जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है, लिवेबल है ही नहीं, वैसे यहाँ पे भी होगा। वो हीट ट्रैप कर लेते हैं इसलिए, लेकिन वो सब पूरा सिस्टम बना हुआ है। कार्बन साइकिल पढ़े थे अभी कि मतलब इतना, मतलब अगर एम्पल अमाउंट ऑफ रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सर्वाइवल के लिए वो मस्ट है। लेकिन हमने इतना ज़्यादा डाल दिया है ये ग्रीन हाउस गैसेज जिनको बोलते हैं, वो गैसेज जो इन हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जो इंसोलेशन को आने देती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को नहीं जाने देती हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। और ये हमने अपने एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा डाल दी हैं थ्रू डिफरेंट मेजर्स। अब इसके भी ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे, ठीक है, इससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ये हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होता है। तभी हम बोलते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, जो पहली लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर, तो उसमें टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है, इसीलिए घटता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इंसोलेशन से हीट नहीं होता है, जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है, इसलिए हम ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। जो हमारी अर्थ है वो इंसोलेशन की वजह से गर्म हो रही है, अर्थ सरफेस, लेकिन एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। अच्छा ये बताओ कि ट्रोपोस्फियर की एवरेज विड्थ कितनी होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है आपको समझ में आया कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है कि जहाँ पे ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप कर रही हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग दो कारणों की वजह से बढ़ रही है। फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसेज क्यों बढ़ रही हैं, उसके भी दो कारण मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट में हर चीज़ मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो नेचुरल हर चीज़ के कॉजेज होते हैं नेचुरल, और एक होते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल, या फिर जो जिसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल, हम ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नेचुरल में अगर बात करूं, जैसे वोल्केनो का इजेक्शन हुआ तो वोल्केनो से भी कुछ गैसेस निकल आती हैं वोल्केनो से भी, ठीक है। या फिर और भी कारण होते हैं, जैसे कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री होता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, तो जैसे कई सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जो हमारे गाय भैंस होती हैं तो वो भी इजेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक सोर्स है इसका, ठीक है, जो गैसेस रिलीज होती हैं। बाकी एंथ्रोपोजेनिक की अगर बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक में दैट इज़ मैन मेड वाला जो है, इसमें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स हो गए हमारे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स अब इनका हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो उनका जो कंबशन होता है, जो फिर उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम AC वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं वो डायरेक्टली ओजोन लेयर को तो इम्पैक्ट करते ही करते हैं, प्लस हमारा ग्लोबल वार्मिंग को भी मतलब जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का उसको भी रेज करते हैं। तो ये सब क्या है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हैं। जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अब डिफॉरेस्टेशन ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का। कैसे होता क्या है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं दे एक्ट एज कार्बन सीक्वेस्टर। ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, व्हाट इज दिस कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है सिंक,
डब्बा समझ लो तुम, कार्बन है, कार्बन को ला के इसमें बंद कर दी, डब्बा को बंद कर दी, ले हो गई कार्बन सीक्वेस्ट, और ये हो गया कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो जो हमारे प्लांट है ना, वो ऐसे बड़े बड़े डब्बे के रूप में खड़े हुए हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, एब्जॉर्ब करके रखे हैं। एक तो जैसे तुमने इनको काटा तो जो एब्जॉर्ब उनमें थी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल गई, एक तो वो निकल गई। अब जो तुम और आएगी अंदर, अब आएगी एटमॉस्फेयर में, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन सोखेगा, तो डबल नुकसान हुआ। तो ध्यान रखना कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, दे आर कार्बन सिंक्स। तो जो हमारे प्लांट वगैरह होते हैं ये कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर। तो फिर हम आगे बढ़ें। अब ये जो ओजोन लेयर है इसका भी तो डिप्लीशन हो रहा है बेचारी का, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल में देखने को मिलती है। और भी मैंने ट्रोपोस्फीयर के बारे में पूछा था कि इसकी एवरेज कितनी होती है हाइट, तो एवरेज 13 किलोमीटर्स होती है। इक्वेटर में ज़्यादा होती है 18 किलोमीटर, और पोल्स में रफली 8 किलोमीटर होती है। तो एवरेज अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर्स के समथिंग होती है। अब यहाँ पे ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होता है वो समझो। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से होता है ये, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है ना उसकी वजह से इसका ओजोन 12 बज गए हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जैसे कि अगर आपसे कभी ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ ले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे जो हम बोल सकते हैं अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है वो एक तो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे अबंडेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जो सबसे अबंडेंट है वो मेथेन। ये सब क्या है हमारी, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्लियर। अब ओजोन लेयर पे आते हैं। तो ये होता क्या, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में अगर मैं बात करूँ तो होता ये है कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो क्लोरोक्लोरीन है, ठीक है। तो ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इजेक्ट होते हैं, अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं इसके भी अगेन दो सोर्सेज हैं, एक तो नेचुरल सोर्सेज और दूसरे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज। लेकिन मैन मेड हमें पता है ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारी ओजोन लेयर के डिप्लीशन पे। अब जो ओजोन लेयर है इसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है जिसको कि हम किस में मेजर करते हैं, जिसको कि हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। अब इसकी अगर थिकनेस कम होने लगी, थिन होने लगी, तो उसी को हम पर्टिकुलर चीज़ को बोल देते हैं ओजोन होल हो गया। उसमें होल का मतलब ये नहीं कि ये लेयर यहाँ पे छेद हो गया बस ऐसे करके, मतलब उसकी थिकनेस काफ़ी कम हो गई। जैसे अभी हमने अंटार्कटिका में ओजोन होल की बात की थी कि अब ओजोन होल जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन फिर से बात हुई ठीक पूरी तरह से भी नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो इसमें जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चलो इस तरह से समझाता हूँ। जैसे ये इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना आपने केमिस्ट्री में, क्लास 11-12 में, CCl3F। अब होता क्या, ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, हमें पता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज क्लोरीन से बोलती कहाँ चिपके, इधर आओ, निकलो जरा उधर से। तो क्लोरीन जब ये निकलते हैं ना, तो जो ये क्लोरीन रेडिकल होता है ये ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये ओजोन को इस तरह से डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अभी जब हम कन्वेंशनल प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से इनको लिमिट किया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। तो इस तरह से चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हों या सब ये, इनको जिनको फ्रियॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर यही ओजोन लेयर अगर ट्रोपोस्फियर में आ जाए, क्षोभ मंडल में आ जाए, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं, जहाँ पे सारे वेदर फिनोमेना होते हैं, तो वो काफ़ी वैसे हो सकती है, मतलब काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं ह्यूमंस के लिए काफ़ी उसमें इल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कैंसर तक हो सकता है ओजोन के अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो। क्लियर है यहाँ तक सबको सारी चीज़ें। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या कैसे होता है, और ओजोन लेयर हमें कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में रफली 35 किलोमीटर की हाइट में। स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक जाता है और ये हमें जो ओजोन लेयर है वो रफली 35 किलोमीटर्स ये उसमें देखने को मिलती है। क्लियर। अब आ जाते हैं इसमें एयर पोल्यूशन पे, ठीक है। एयर पोल्यूशन पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो गैसेस से हो सकता है, या फिर वो हो सकता है किसकी वजह से, या फिर हो सकता है वो एरोसोल की वजह से, गैसेस की वजह से, या फिर एरोसोल की वजह से हो सकता है। एरोसोल क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं पार्टिकल्स और या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है,
सस्पेंडेड इन एयर, पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर। तो ये पार्टिकल्स हैं जो ऐसे हवा में सस्पेंड हो रखे हैं, गैसेस, नॉर्मल गैसेस, ये पार्टिकल्स नहीं है। तो दो तरह की वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो सकता है। अब एयर पोल्यूशन के भी नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी हैं, यानी नेचुरल सोर्सेज भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी हैं। नेचुरल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वोल्केनो वगैरह हो गया, ठीक है, वोल्केनो हो गया, या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, या फिर मान लो हम वेजिटेशन कर रहे हैं, उससे मेथेन, जैसे कि मान लो होता है ना, जैसे कि हम जब धान की खेती करते हैं, धान मतलब चावल, जिन लोगों को नहीं पता, पैडी इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये वाटर क्लॉगिंग के मतलब पानी भर दिया जाता है खेत में, और वहाँ से मेथेन गैस, बिकॉज मेथेन गैस तब निकलती है जब मतलब ऑक्सीजन डेफिसिट रीजन जहाँ होता है ना, वहाँ से ये निकलती मेथेन। तो जैसे कि अगर जैसे कुएं वगैरह हैं, ठीक है, कुएं वगैरह से भी निकलती खूब मेथेन। जैसे आप कभी सुनते होगे कि कुएं में 2 लोग गए, खाली पड़ा था कुआं बहुत दिन से, और वहाँ पे गए, कुछ पेड़ उखाड़े और वहीं पे मर गए वो तुरंत। क्यों? क्योंकि मेथेन गैस का वो जो जहरीली गैस निकली वो मेथेन ही है जो वहाँ पे ट्रैप्ड है, ठीक है। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं तो इसके लिए भी ह्यूमंस ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चलो ठीक है ये मान लेते हैं प्योर, लेकिन ह्यूमंस मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं भाई? व्हीकल हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, व्हीकल, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ये सबको पता है, और ये हम यूपीएससी मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई हमें चीज़ें लिखनी है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आएंगी तो आप कर भी देंगे वैसे भी, ठीक है, कि भाई व्हीकल हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, लैंडफिल हो गए, न्यूक्लियर वेपन हो गए, ठीक है, वॉरफेयर, जब ये वॉर वगैरह हो रहा है, ठीक है, हम दिवाली में एक पटाखा छोड़ें, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, मरे पड़े हैं ये सब, इजराइल, पाकिस्तान, ठीक है, फ़लस्तीन, ईरान, सब आपस में लड़े जा रहे हैं, कुछ पोल्यूशन नहीं हो रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? एयर पोल्यूशन का। अब ये जो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी होते हैं कि जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी इन दी सेंस कि जो विच आर एमिटेड डायरेक्टली, जैसे कि मैं चला रहा हूँ, ठीक है, बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली एमिट हो गया, कुछ रिएक्शन वैक्शन हुई ना, डायरेक्टली एंड उसमें एमिट कर गया, किसमें? एयर में, एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इनटू द एयर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, फ्रॉम दी सोर्स। लेकिन सेकेंडरी वाले क्या होते हैं? सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं जाती, रिएक्शन होती है इनमें से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये फोटोकेमिकल स्मॉग पता है कैसे बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल, ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल्स आ गए, कोई नहीं। फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर मैं बात करूं तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है जब नॉक्स कंपाउंड्स, नॉक्स या फिर सॉक्स कंपाउंड्स वॉक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। नॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं? नॉक्स हो गया जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बट यूजुअली ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होते हैं, या फिर चलो N2O भी आप लिख सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड। वॉक्स ये क्या है? ये है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि मतलब ये जब तेल को हीट करते हैं ना, तेल को, तब रिलीज होते हैं। वो घर में भी तेल हीट हो सकता है, या फिर यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं जिनमें कि ऑयल का कंपोनेंट होता है, उनमें जब सनलाइट पड़ती है तो रिलीज होते हैं, ठीक है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजन, अगेन इसके भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो नॉक्स एमिशंस हमें पता है व्हीकल्स वगैरह से होते हैं, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये एमिट होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, या फिर फॉर दैट मैटर सल्फर के भी ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, जैसे SO2 वगैरह है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब मिल जाते हैं ना तो ये मिल बैठ के बनाते हैं क्या? फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये फोटोकेमिकल स्मॉग हमें अर्बन इलाकों में ही देखने को मिलेगा, जहाँ नॉक्स अच्छी मात्रा में, वॉक्स भी, और वहाँ पे दिन के टाइम पे हेजी कंडीशन हो जाती है, जिसको कि हम ब्राउन हेज के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि ब्राउन हेज किस वजह से डेवलप होता है, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से डेवलप होता है, जहाँ पे नॉक्स कंपाउंड वॉक्स कंपाउंड के साथ, यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे पता है आपको कि जो एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज आगे तो हमारे कन्वेंशन स्टार्ट हैं, ठीक है, कन्वेंशन स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एसिड रेन के बारे में पहले पढ़ा देता हूँ। एसिड रेन क्या होती है? तो नॉर्मली जो हमारी रेन होती है, रेनफॉल, वो एसिडिक ही नेचर में होती है, वो एसिडिक ही होती है। लेकिन अगर pH वैल्यू, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन जो वैल्यू है किसी भी रेन की, वो 5.6 से 5.6 से कम हो जाए, तो उस रेन को कुछ क्राइटेरिया तो होगा, तो वो क्राइटेरिया है 5.6,
ठीक है। और 5.6 जो है ये उसका क्राइटेरिया, और ये अगर कम हो जाए तो उस रेन को एसिड रेन बोलते हैं। ये रेन तब होता है जब हमारे जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नॉक्स में लिख देता हूँ, ये जब पानी में मिल जाते हैं तो ये एसिड बना देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया। ये जब एसिड फिर क्या होता है, एसिड के रूप में बरसता है, तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। और ये क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, जहाँ पे नॉक्स, वॉक्स, और वॉक्स ध्यान रखना, ये जो आपके मतलब आप एयर फ्रेशनर यूज़ करते हो इन सब में भी वॉक्स होते हैं, और ये सब एयर फ्रेशनर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एयर फ्रेशनर्स जो हैं वो कैंसर कॉसिंग यानी कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देते हैं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि इन सब चीज़ को नहीं यूज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। एसिड रेन भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं इस पर। और एक चीज़ थोड़ा सा यार यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। दैट इज़ कि आपने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सुना होगा, जिसको हम नेशनल AQI बोलते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें हमारे 8 पॉल्यूटेंट को इंक्लूड किया गया है। 8 तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है नेशनल AQI, दैट इज़ एयर क्वालिटी जो इंडिकेटर होता है उसको मेजर करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पार्टिकुलेट मैटर 10, ये PM का मतलब ये होता है, अभी मैं बताता हूँ होता है क्या है। पार्टिकुलेट मैटर, PM स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर 2.5, मतलब वो पार्टिकल, अभी जो मैंने बताया ना कि एयर पॉल्यूशन दो चीज़ें कर सकते हैं, तो गैस और दूसरा एरोसोल जो सस्पेंडेड पार्टिकल है। अगर उस पार्टिकल का साइज़ 10 जो मिलीमीटर, इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर से अगर वो है तो उसको हम पार्टिकुलेट मैटर 10 बोलते हैं, और 2.5 मिलीमीटर से छोटा है तो उसको हम PM 2.5 पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, अमोनिया आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाते हैं। CO2 का हमने कंसेंट्रेशन इसमें नहीं लिया है, उसको हम प्योर एक तरह से पॉल्यूटेंट नहीं बोल सकते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो हमारी गलती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि PM 10 और PM 2.0 में कौन सा ज़्यादा खतरनाक होगा, बस इतना बता दो, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा मतलब अगर हम बात करें तो क्वालिटी को ख़राब करेगा या फिर हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब होगा, तो इसमें PM 2.5 जो है ये ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ कम है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड तक में एंटर कर सकता है, इसमें इतना वो होता है, ठीक है। तो जितना पार्टिकल साइज़ छोटा होगा उसका उतना ही हमारे ब्लड लेवल में एंटर करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ें अभी, ठीक। और यहाँ पे मैंने इक्वेस्ट्रेशन तो बता दिया है, मतलब सिक्वेस्ट्रेशन देख लिया हमने, यूट्रोफिकेशन देख लिया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हमारी। और बाकी साउंड पोल्यूशन वगैरह ये सब करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये सब इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और बाकी तो अभी हम कन्वेंशन वगैरह देखेंगे इसके बाद, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये कन्वेंशनल प्रोटोकॉल्स तो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कंट्रीज़ मिलती हैं और कुछ डिक्लेरेशन करती हैं, कोई प्रोटोकॉल निकाल के लाती हैं, जिसको कभी कई केसेस में वो नॉन बाइंडिंग होता है, कई केसेस में वो बाइंडिंग होता है। तो सबसे पहला जो हुआ था हमारा फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दैट वाज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। कहाँ पड़ता है स्टॉकहोम, कोई बताएगा? तो इट इज़ रिलेटेड टू, बस ये ध्यान रखना, एनवायरनमेंट। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इसकी बात करें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की, बहुत ध्यान से इसको देखते रहना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था, और ये आपकी जगह पड़ती है स्वीडन में, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अलग है, अभी हम एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे रिगार्डिंग पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, वो अलग है, ठीक है। ये सबसे पहला डिक्लेरेशन है ये 1972 में, ठीक है। उसके बाद है नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो ये 1972 में ये भी हुआ था, फॉर रिगार्डिंग दी, इट वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मत रिलेट कर लेना, ठीक है, वो अभी हम आखिरी में उसको भी पढ़ेंगे। टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट अप टू द ईयर 2000, अप टू द ईयर 2000। अब नैरोबी है कहाँ पे? ये केन्या में पड़ता है। और स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन हुआ था 1972 में, ये भी हुआ था। इस डिक्लेरेशन का रिजल्ट ये था कि एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करके एक बॉडी बनी थी, ध्यान रखना, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाई, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, UN का तो सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
ये बना था, ठीक है, UNEP जिसको बोलते हैं। ये भी 1972 में बना, अगर पूछ ले 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की वजह से बना था। और इसको स्टैब्लिश किया था किसने? UNGA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, UNGA कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नैरोबी भी हो गया। और इसका हेडक्वार्टर, हाँ भी क्यों मुझे याद आया, वो उसका रीज़न यही नैरोबी, कि इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो नैरोबी केन्या में ही है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी की सिटी केन्या में ही है, इसका ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब आते हैं वियना डिक्लेरेशन पे, ठीक है। वियना डिक्लेरेशन कहाँ पे है? वियना जल्दी से बताइए कौन सी कंट्री में है? और इसकी अगर बात करें तो 1985 यहीं पे हेडक्वार्टर है आपका, किसका? ओपेक का, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिससे अभी कौन से कंट्री बाहर हुआ जरा बताइए, कौन सा देश अभी बाहर हुआ है ओपेक से, जिसने डिक्लेयर किया कि हम बाहर निकलेंगे ओपेक से? तो 1985 में डिक्लेरेशन हुआ था, एंड इट इज़ रिलेटेड टू दी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कि किस तरह से भाई हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स कदम उठाने हैं, क्योंकि ओजोन लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वियना है आपका ऑस्ट्रिया में, ठीक है, जहाँ पे हेडक्वार्टर है ओपेक का। और ओपेक की अगर बात करें तो अंगोला अभी से जो है, अंगोला ने अनाउंस किया है कि वो बाहर निकलेगा इससे। देन आते हैं फोर्थ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन। ये हुआ था आपका 1987 में, 1987 में। कहाँ है मॉन्ट्रियल जरा बताइए? जहाँ पे आपके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। तो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू अगेन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बट बाई लिमिटिंग और बाई एलिमिनेटिंग दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको लिमिट करना है। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें आते हैं जो फ्रियॉन्स जो सब हमारे होते हैं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था। तो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लिमिट करने के लिए ये डिक्लेरेशन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहाँ पे 1830 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। फिफ्थ नंबर में आते हैं बेजल कन्वेंशन। अब बेजल जो है ना, बेजल नॉर्म्स करके आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, वो बैंकिंग से एसोसिएटेड हैं। बेजल कहाँ पे जरा बताइए जल्दी से, कहाँ पे पढ़ता है? तो बेजल कन्वेंशन हुआ था 1989 में, एंड इट इज़ रिगार्डिंग दी कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री, यानी नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। हजार्डस वेस्ट क्या होता है? बहुत ही खतरनाक वेस्ट होता है वो। हमारा डिजिटल वेस्ट भी हो सकता है, या फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो सब हजार्डस वेस्ट होते हैं। अब सोचो अगर एंड द डिस्पोजल, जो मेडिकल जो अस्पतालों में जो भी चीज़ यूज़ होती हैं, सिरिंज वगैरह हो गई, कितने सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको ऐसे फेंक दिया जाए। मतलब एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स की उसमें मतलब वो जो गंदगी है उसमें जाएगा, एनिमल्स उसको खाते रहते हैं वो, ठीक है। प्लांट वगैरह में वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर से प्लांट में जाएगा, ग्राउंड वाटर के थ्रू डायरेक्टली हम कंज्यूम करेंगे पहला। दूसरा, प्लांट जो उन्होंने कंज्यूम किया, प्लांट को हम कंज्यूम करेंगे, वो क्या करेंगे? फूड चेन में एंटर करेंगे। फूड चेन में एंटर होगा तो क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन होगा, हमारी सेल में एक्यूमुलेट होगा और हमारे लिए वो टॉक्सिक होगा। डिस्पोजल वाला पार्ट हो गया। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का मतलब ये है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, हमें पता है अफ्रीकन जो कंट्री है वो रिलेटिवली एवरेज अगर हम देखें तो पुअर कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिकली। पुअर बहुत टर्म्स में हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि आप दो लोग, जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, मान लेते हैं मुकेश अंबानी और एक आप हैं। अब आप ये नहीं बोला जा सकता है कि मुकेश अंबानी अमीर है और आप गरीब है, नहीं। हाँ, वेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो बोला जा सकता है, लेकिन जो अमीरी होती है वो कई टर्म्स में होती है। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअली रिच ना हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली रिच हो, ये भी तो हो सकता है। तो मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ इकोनॉमिकली उतनी रिच नहीं है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती थी कि अपना जो वेस्ट है अपने यहाँ डिस्पोज नहीं करके इनको सेंड कर देती थी कि तुम अपने यहाँ डिस्पोज कर दो और हम उसके बदले तुमको पैसा दे देंगे। तो यार मतलब ये लोग पैसे के लिए लालच में तो ये लोग कर लेते थे क्योंकि उनकी ज़रूरत होती थी, लेकिन इनके लिए कितना खतरनाक है वो, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल वही हो गया कि जैसे आप कोई गरीब छोटा बच्चा है उसको आप चॉकलेट दे रहे हो, तो ले तो लेगा तुरंत, लेकिन उसको थोड़ी ना पता है कि चॉकलेट कोई अच्छी चीज़ थोड़ी, मतलब चॉकलेट इन दी सेंस कि जो बेकार सी होती हैं जिनका कोई, या फिर चॉकलेट लेके, या फिर कुछ आपने मान लो कि जैसे बिस्किट वगैरह हो गए,
ठीक है, क्या होते हैं उनमें सब मैदा वगैरह होता है वो, और नुकसान करेगा, है कि नहीं, जो टॉफ़ी वगैरह होती हैं। तो मेन क्या चीज़ है कि इस ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस जो वेस्ट है उसको रोकना है, और उसके सही डिस्पोजल को लेके बेजल कन्वेंशन है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है, ठीक है, बेजल स्विट्जरलैंड। बेजल नॉर्म्स अलग हैं जो कि बैंकिंग से एसोसिएटेड हैं, वो इकोनॉमिक्स में हम लोग ने पढ़ा था, अगर आप इकोनॉमिक्स का वन शॉट देखेंगे तो। देन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट समिट, दैट इज़ अर्थ समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन है, अब ये समझ लो कि जो अभी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी वो ये मतलब ये 1 2 3 4 ना कि पूरा ये एनवायरनमेंट का लेक्चर, ये 1 2 3 4 5 ये एक जगह। अब जो हम पढ़ेंगे अर्थ समिट एक जगह, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ध्यान रखना। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हुई थी समिट रियो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो नहीं, जहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे पिछले हुए थे टोक्यो में, उससे पिछले 2016 में हुए थे रियो में, ठीक है। तो रियो ब्राज़ील में ये समिट हुई थी। कब हुई थी ये हुई थी 1992 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको अर्थ समिट इसलिए बोल दिया गया बिकॉज इसमें मेनली अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसको लेके काफ़ी यहाँ पे एजेंडा और ब्लूप्रिंट तैयार किए गए थे। मेनली 3 चीज़ों से रिलेटेड था ये, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और तीसरा बायोडाइवर्सिटी। तीसरा वॉज बायोडाइवर्सिटी। अब इन 3 चीज़ों से ही रिलेटेड था। अब क्लाइमेट चेंज को लिमिट करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पहले समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है इतना खाओ ना मरो ना मोटाओ मतलब कि इतना कंज्यूम करो, इतना कंजम्पशन करो, रीजनेबल कंजम्पशन करो, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं उनके लिए भी कुछ बचा रहे, सब अभी ना खा डालो, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में अगर हम बात करें तो इसको लेके एक ट्रीटी हुई, दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन, ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फोरम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ट्रीटी हुई क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अनाउंस किए गए एक तरह के सेट ऑफ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसको बोला गया एजेंडा 21। अगर पूछ ले आपसे कि एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू व्हाट, अर्थ समिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 21st सेंचुरी जो होने वाली, 21 का मतलब है यहाँ पे 21st सेंचुरी, ठीक है। ये मतलब 21st सेंचुरी को इस तरह से हमें 21st सेंचुरी में रहना है ताकि वो सस्टेनेबली, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हुए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज आप समझिए, UNFCCC बॉडी फॉर्म हुई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक तरह का कन्वेंशन था जो यहाँ पे निकल गया क्लाइमेट चेंज को लिमिट करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए एजेंडा 21 निकल के आया, एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो कि अभी हमने आगे पहले पढ़ा था, जैव विविधता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ जिसको बोलते हैं CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम इन शॉर्ट CBD बोल सकते हैं। अब आते हैं UNFCCC पे, सबसे पहले पढ़ते हैं UNFCCC, जिसकी आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सुनते रहते होंगे, कॉप ये कॉप वो, है ना, आपने सुना होगा ना। अभी लेटेस्ट वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, जरा बताइए। जो मतलब लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो UNFCCC की अगर बात करें तो फुल फॉर्म तो आप समझ गए, ये है क्या? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटी प्रोड्यूस्ड एट द अर्थ समिट, ठीक है, एट द अर्थ समिट। किस लिए? एट द समिट टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, सो दैट टू व्हाट, टू कम्बाट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, टू कम्बाट ग्लोबल वार्मिंग। इसकी डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई, चलो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, या फिर चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को, फिर क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे जो इसी का ही एक अपडेट है। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है, कि आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ नंबर 15 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो रुको यार, अभी इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें, चलो अभी डिस्कस कर ही लेते हैं फिर अगर बात आई है तो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 में
कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था यहाँ पे नेशनली डिटर्मिंड या फिर नेशनल डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कंट्रीज़ ने डिक्लेयर किए थे, जहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है, देखो दो तरह की कंट्रीज़ थी, एक तो डेवलप्ड या फिर हैं, अभी भी हैं डेवलप्ड, और दूसरी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलपिंग, मतलब डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो COP15 में जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुई थी पेरिस में, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट वो किया गया था जिसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। अब इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि भाई हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, और उसको मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तक पीक है, इसके ऊपर नहीं ले जाना, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है फाइनली। ये 196 कंट्रीज़ जो उस समय थी उन्होंने एग्री किया था। अभी अगर हम बात करें तो टोटल 194 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने दबा के मतलब डेवलपमेंट पे फोकस किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फोकस किया है, औद्योगिक क्रांति जो लाए हैं उसकी वजह से ये ओवरऑल, क्योंकि भाई गैसेस की तो कोई बाउंड्री होती नहीं ना, जो उन लोगों ने किया, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ये सब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसका एक डाउन साइड क्या है कि मालदीव जैसे ये बचकाने देश जो हैं ये डूब जाएंगे, ये बेचारे छोटे से देश हैं ये। अब ये इनका तो ज़्यादा कोई रोल होगा नहीं, जैसे ये हो गया, या फिर और भी कुछ आइलैंड जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक में फिजी है, मतलब फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, ये सारे काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड है, तो ये डूब जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं, लेकिन बेचारे इनको भरना पड़ेगा जो वो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें डिटरमाइन हुआ कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि ये लोग, इन लोगों पे बाउंडेशन है कि भाई जिसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जिसने भी पेरिस एग्रीमेंट पे वो किया कि हाँ ठीक है हम इसमें एंटर करते हैं, तो उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी, अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन उसको करना होगा। इन लोगों को वो फंड ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेरिस एग्रीमेंट एक तरह का फेल्ड एग्रीमेंट है, ठीक है। मतलब ये पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का अलग है, और जो मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका अपना अलग से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मस्ट नहीं है, इनको भी करना है, लिमिट करना है इनको भी, लेकिन इनके लिए मस्ट नहीं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए मस्ट है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का यही लॉजिक है कि भाई तुम लोगों ने खूब जो किया है उसका हर्जाना हमको भुगतना पड़ रहा है, तो तुमको उस चीज़ के लिए पे करना चाहिए हमें, तभी हम अपने जो टारगेट्स है उसको वो कर पाएंगे। अब ये जो UNFCCC है, जो कि एजेंडा 21 अर्थ समिट में जो निकल के आया, इसका एक बोल सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन इन दी सेंस वो निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल में। इसको मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मुझे क्योटो प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? क्योटो सिटी है जापान में, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। इसमें भी आपका वही कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया था, जहाँ पे 2 तरह की कंट्रीज़ Annex 1, ठीक है, Annex 1 कंट्रीज़ में रखी गई डेवलप्ड कंट्रीज़, और नॉन Annex 1 में रखी गई डेवलपिंग या फिर अनडेवलप्ड कंट्रीज़। और यहाँ पे एक सेट किया गया एमिशन ट्रेडिंग स्कीम निकाली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ये UNFCCC जो था उसी का एक तरह का अपडेट है ये, ठीक। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के तहत ये डिसाइड हुआ, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, देखिए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, आप में से कितने लोगों को पता है कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है जैसे कि आज आप उठे, ठीक है, आपने बाइक से गए, ठीक है, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, तो उन सारी एक्टिविटीज़ से कितना कार्बन निकला उसको कार्बन फुटप्रिंट, और क्योंकि हम ह्यूमंस अगर उसको कर रहे हैं तो ह्यूमन फुटप्रिंट बोल देते हैं, ह्यूमन कार्बन फुटप्रिंट, कि हमने कितना कार्बन का उत्सर्जन किया आज, तो कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में यही बात आई कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और इसको सेटअप किया गया एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को। इसमें वही था, UNFCCC का मेन टारगेट क्या था? टारगेट था कि आपको GHGs ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना है। इसमें टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस को बोला गया, अनाउंस किया गया कि इनको रोकना है। CO2 मतलब बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया, मेथेन जो सबसे प्रमुख 2 हमारी हैं, वाटर वेपर के बाद प्रमुख 2 तो यही है ग्लोबल, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, और सल्फर हेक्सा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स, इन 6 को रोकना है, ठीक, इनको लिमिट करना है, इनको रिड्यूस करना है, ठीक है। अब अगर
आपको कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे, आपको कुछ क्रेडिट दिए जाएंगे, इतना ही आप इनका उत्सर्जन कर सकते हो। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंट्री है उसने ज़्यादा कर दिया तो उसके नेगेटिव में चले जाएंगे कार्बन क्रेडिट। जिसने कम किया, जैसे मान लो कि 500 क्रेडिट मिले, इसने अपने 600 खर्च कर दिए, 100 का डेफिशिएंसी हो गया इसके पास। मान लो कोई कंट्री है भूटान जैसा, उसको भी 500 क्रेडिट मिले, ठीक है, अब उसने अपने 400 ही खर्च किए या फिर 300 ही खर्च किए, तो 100 इनको बेच देगा, 100 हो सकता है किसी और को बेच दे। तो इनको एक तरह से जुर्माना टाइप, थोड़ा सा फीस टाइप लग गया, और भूटान को फ़ायदा हो गया क्योंकि उसने कम कार्बन का उत्सर्जन किया। तो इसको बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, जहाँ कार्बन क्रेडिट की सेलिंग और बाइंग हो सकती है बिटवीन दी कंट्रीज़, जो उनको क्रेडिट मिले उसके बेसिस पे। तो एक तरह का क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, ये एक्सटेंशन है UNFCCC का, और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। और सॉरी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है इसलिए मुझे सारी चीज़ें यहीं पे लिखनी पड़ रही हैं। दोहा अमेंडमेंट हुआ था इसमें, तो पूछ ले दोहा अमेंडमेंट किस में हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था। तो अभी आते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन पे, ठीक है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन की अगर बात करें तो पहले बताइए रॉटरडैम है कहाँ पे। तो एक सेकेंड, मैंने ये क्या नहीं बताया ना आपको, भी मैंने 3 बताया था ना आपको। एक तो UNFCCC बताया था, एजेंडा 21 भी बता दिया, CBD बच गया ना। CBD बच गया, कोई नहीं, चलो इसको मैं रॉटरडैम को बता देता हूँ, देन CBD को मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे इसमें बता दूंगा कार्टेजिना और नगोया। तो कार्टेजिना और नगोया एक्चुअली उसी से रिलेटेड है ना, CBD से, तो अभी उसको बताता हूँ। पहले रॉटरडैम देख लेते हैं। तो रॉटरडैम कन्वेंशन की अगर बात करें तो इट इज़ रिगार्डिंग, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ टू प्रमोट द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पार्टीज़। मतलब पार्टीज़ का मतलब ये है भाई कि जो जो कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं, ठीक है। पार्टीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस जो केमिकल्स हैं। कीवर्ड याद रखने होते हैं आपको, बस कीवर्ड ये आप याद कर लो, हजार्डस केमिकल्स, ठीक है। अगर आएगा तो ये कीवर्ड पक्का होगा, लेकिन उतना ज़्यादा ये रॉटरडैम वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो है कार्टेजिना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल सन 2000 में हुआ था, ठीक है, 2000। अब जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, क्लाइमेट चेंज को लेके UNFCCC हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 फर्स्ट सेंचुरी में क्या एजेंडा होना चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन में बायोडाइवर्सिटी हुआ। क्योंकि सब कुछ मतलब, और पूरी तरह से अगर हम देखें, अगर हमने 3 चीज़ें कर ली तो हमने अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर लिया, इसीलिए इसको अर्थ समिट बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ, ठीक है, जिसको अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया। पूछ ले क्या है कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, तो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया। इसमें 3 चीज़ें थी, 3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जो CBD था उसमें 3 चीज़ें थी। एक तो था कि कंजर्वेशन करना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो सेग्रीगेशन हो जाए एक तरह से। एक तो कंजर्वेशन करना है, किसका, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी उसका सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। एंड द थर्ड वॉज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। तो कोई भी चीज़ है उसकी फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए सबके बीच में, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज अभी वो हमारा एक प्रोटोकॉल है यही वाला, तो उससे मैं उसमें वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो भी मतलब इससे बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं, किससे, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उससे, सभी का जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी निकल के आ रहे हैं बेनिफिट, उस सब में बराबर बटेंगे एक तरह से, ठीक। अब कार्टेजिना प्रोटोकॉल पे आते हैं। तो कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो सन 2000 में हुआ, इट इज़ ऑन बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी से रिलेटेड है ये। बायोसेफ्टी का मतलब क्या है, दैट मीन्स टू एंश्योर सेफ हैंडलिंग, सेफ ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको कि इन शॉर्ट LMOs बोल सकते हैं। और आपको इसमें ये कीवर्ड याद रखना है, अगर कार्टेजिना प्रोटोकॉल पूछेगा तो ये पक्का होगा।
लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल राइस की कोई वैरायटी है, गोल्डन राइस, ठीक, तो गोल्डन राइस राइस की एक वैरायटी है जो यूएसए से मान लो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए है, यूएसए से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो भाई यूएसए जो है उसकी सेफ हैंडलिंग करेगा, ठीक है, इंडिया से रिपोर्ट मांगेगा सारी चीज़ें कैसे क्या हैंडल करोगे, और फिर इसमें बहुत टाइम पीरियड है कि 270 दिन बाद इंडिया से यूएसए पूछेगा कैसे तुमने हैंडल किया, कैसे, मतलब सारी चीज़ें भी हैं, मतलब उसको सेफ हैंडलिंग इंश्योर करना, ट्रांसपोर्ट यूज़ इंश्योर करना और यूज़ भी उसका अच्छे से इंश्योर करना, क्योंकि वो भाई मान लो कि जो राइस की वैरायटी है या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है, तो अगर उसका सही यूज़ ना किया गया, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही और भी चीज़ें उनका सही यूज़ ना किया गया तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस कन्वेंशन, इस प्रोटोकॉल को लाया गया सन 2000 में टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो 2 कीवर्ड याद रखने हैं, एक तो एलोमोज याद रखना है और बायोसेफ्टी भी ध्यान रख लीजिएगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो गया। स्टॉकहोम को रुक जाओ, नागोया प्रोटोकॉल पे आते हैं। नागोया प्रोटोकॉल इस पे है, ये क्या है, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, और फिर ये हो गया ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है यूएनएफ अर्थ समिट में जो कन्वेंशन बायोलॉजी, ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो अडॉप्ट हुआ था ना, उसी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ सन 2000 में, फॉर दी सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, सस्टेनेबल तरीके से यूज हो, और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग के लिए हुआ नगोया प्रोटोकॉल, ठीक। तो नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ ये सन 2010 में हुआ, 2010। इसका एम क्या है? It aims at sharing the benefits arising from the utilization of genetic resources in fair and equitable वे में इनका क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। शेयरिंग दी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसे जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं सारे देशों को, मान लो 2 देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, और उसके से जो बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं वो दोनों को करेक्टली मिलने चाहिए। दैट इज़ अबाउट द नगोया प्रोटोकॉल। नगोया एक सिटी है जापान में, ठीक है। एची और नगोया में ही क्या होने वाले हैं, अगले कौन से गेम्स होने वाले हैं एची और नगोया में। टॉकिंग अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन, इट इज़ रिगार्डिंग दी परसिस्टेंट, स्टॉकहोम कहाँ पे है बताइए जल्दी से, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट वो होते हैं जो जल्दी से डीके नहीं होते हैं हमारे सिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट से। तो ये जो पीओपीज़ हैं, दैट इज़, इनको बस इसमें बस यही कीवर्ड याद रखना है, कार्टेजिना में एलएमओ याद रखना है, इसमें पीओपी याद रखना है। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स हैं इनको क्या करना है, इनको लिमिट करना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है, अपने आप जो चीज़ें डिग्रेड कर देती हैं उससे बहुत ही रेजिस्टेंट हैं, जल्दी से डिग्रेड होते नहीं हैं, ठीक है। तो उसको लेके ये है आपका ये स्टॉकहोम कन्वेंशन जो सन 2001 में हुआ था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अलग है जो हमने देखा था 1972 में हुआ था, विच वॉज द फर्स्ट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट को लेके, इट इज़ लीगली बाइंडिंग है ये, ठीक है। जो भी पार्टीज इसमें आएंगी वो उसमें उनको ये इसमें मानना ही पड़ेगा, ये भी आपका लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और ये जो ये कार्टेजिना है ये भी आपका लीगली बाइंडिंग है। यूजुअली जो भी प्रोटोकॉल कन्वेंशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन ये तीनों बाइंडिंग है, तभी मैंने यहाँ पे अलग से बताया। एंड द लास्ट वन इज़ मिनीमाटा कन्वेंशन। मिनीमाटा एक जगह है कहाँ पे, और मिनीमाटा है आपकी जगह जापान में। वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ कि जो मरकरी और मरकरी कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है, मरकरी और उसके जो इट्स कंपाउंड, मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स, उनको लिमिट करना है क्योंकि ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और मिनीमाटा नामक एक डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस को, जैसे कि पहले हम यूज़ नहीं करते थे थर्मोमीटर, उसमें मरकरी होता था, उसको हम ऐसे ही फेंक देते थे, ऐसे डिस्पोज कर देते थे। अब मरकरी इतना ख़राब वो होता है कि इसकी वजह से मिनीमाटा नामक एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो उसको इस लिमिट करने के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ, मिनीमाटा जापान में। और हाँ, कब हुआ अगर पूछ ले तो 2013 में हुआ, सन 2013 में हुआ। बस हम इतनी चीज़ें याद रखनी है और ये चीज़ें हमारी ख़त्म। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बस फाइनल हमारा टॉपिक है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। इसके बाद आपका ख़त्म, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आते हैं।
तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इनको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, SDGs की, ठीक है, SDGs की अगर हम बात करें, इनका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करके रखे हैं कि 2030 तक ये बाइंडिंग नहीं है। पहली बात बता दूं, ये बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें 2030 तक एजेंडा है, लॉन्च किया एक तरह का एजेंडा है कि भाई हमें 2030 तक ये 17 चीज़ों को करना है। लीगली बाइंडिंग नहीं है। आई अगेन रिपीट, ये क्या है? पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, गरीबी मिटानी है, ठीक है, हंगर कम करना है, हेल्थ अच्छी रखनी है, एजुकेशन क्वालिटी देनी, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि कौन से SDG नंबर में क्या दिया हुआ है, तो मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो ट्रिक जो उस तरीके से मैंने याद किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्यूज ज्यूस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, आपकी भी कोई ट्रिक हो सकती है, ठीक है। फ्यूज, ठीक है, फ्यूज नहीं, यहाँ पे कर लो, PHH हो गया, इस एजुकेशन हो जाएगा। ये तो ऐसे कर सकते हो, फ्यूज़, ठीक है, फ्यूज़, ठीक है। तो फ्यूज़ ऐसे करो, फ्यूज़ एस, ठीक है। ये मैंने कहीं पे मतलब मैंने याद करती हूँ, और ये मेरी ट्रिक नहीं है, ठीक है, मतलब मैंने भी याद ही किया था इसको, ठीक है, ऐसे। तो फ्यूज़ ऐसे करके याद कर सकते हैं, फ्यूज़ एस दवाई, ठीक है, दवाई से आप ऐसे याद करो, ठीक है, दवाई, दवाई, ठीक है, दवाई खाकर रिस्क को कम करते हैं, दवाई खाकर रिस्क को कम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप दवाई खा रहे हैं। तो फ्यूज ज्यूस, P से पॉवर्टी, H से हंगर, H से हेल्थ, ठीक, E से एजुकेशन, W से विमेन, विमेन मतलब आप जेंडर वो कर सकते हैं, ठीक है, विमेन मतलब जेंडर इक्वालिटी, बिकॉज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो विमेन सबसे पहले आती हैं। S से सैनिटेशन यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, A से अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7th। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 टॉक्स अबाउट DW मतलब डिसेंट वर्क, दवाई, E से हो जाएगा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9th डेवलपमेंट गोल, मतलब 9th SDG। 10th SDG इज RI, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th number is sustainable cities and consumption, SC। then 12th is responsible consumption protection। तो ये आई होप याद होगा, मैं फिर से समराइज भी कर दूंगा अभी लिख के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहीं थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा खुद से ऐड कर दिया, ठीक है, फिर जैसे मैंने खुद से भी थोड़ा इसमें बीच में ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी कि मतलब फिर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बनाया था, क्या बनाया था, ये मतलब कपूर करके इसको बनाया था, को याद करने तो कपूर, और ये कुछ था मैंने लिया था कपूर, ये लाइफ क्लाइमेट एक्शन था, रुकना जरा, लाइफ बिलो वाटर, ये लाइफ ऑन लैंड था, 16 और 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स पीस एंड जस्टिस। रुको जरा, रुकना जरा एक सेकेंड, ऐसे याद कर सकते हो। देखो ये कंजम्पशन का सी उठा लो, यहाँ से 12वें में सी कंजम्पशन उठा लो, यहाँ से क्लाइमेट एक्शन से सी उठा लो, तो 2 कपूर, ठीक है, और 2 लहसुन ले लो, ये L से लाइफ बिलो वाटर, L से लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, 2 लहसुन ले लो, 2 कपूर 2 लहसुन लेके हर जगह पीस का ढिंडोरा पीटो और सबके साथ पार्टनरशिप करो। मैं देखो फिर से समराइज़ करता हूँ, देखो फ्यूज़, ठीक है, ये कोई पूछ लेता है एग्जाम में इसलिए, ठीक है, तो फ्यूज, ठीक है, फ्यू में E यहाँ पे लगा सकते हो ताकि ये याद रखिए HE से हेल्थ होता है, ठीक है, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज ज्यूस, एस था दवाई, दवाई खाकर रिड्यूसिंग, ठीक है, रिस्क को कम करते हैं, ठीक, याद हो गए सारे। देखो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉवर्टी को कम करना है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हंगर को ज़ीरो करना है, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्थ, अब पहला वाला हंगर है, दूसरा वाला हेल्थ है, याद कैसे रखेंगे, तभी तो यहाँ पे अच्छी लिखा है। W से विमेन है, विमेन मतलब जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की 4th नंबर। 5th नंबर S से सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो जाएगा। 6th नंबर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो जाएगा। 6th नंबर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। 7th नंबर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। 8th नंबर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी हो जाएगा, असमानता कम करनी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 9th नंबर हो जाएगा सस्टेनेबल सिटीज़ हो जाएगा, इससे सॉरी
डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। किसमें बीच में कुछ 5वें नंबर पे सेकंड पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, हेल्थ हो गया। ओके 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 ठीक 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 ठीक। बीच में यार मिस कर दिया हम लोगों ने, एक ई नहीं लिखा। वही जो ई यहाँ पे पहले लिखा था वो ई मैंने गलती से डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए सारा कुछ ये सिस्टम बिगड़ गया। कोई नहीं, तो ई से हो जाएगा आपका एजुकेशन, ठीक है। ई से हो जाएगा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। 5th में हो जाएगा आपका मैं तो ऐसा कर लो, रुको, इसको 6th कर लो, ठीक है। ये 7th हो जाएगा, ये 8th हो जाएगा, ये 9th हो जाएगा, ये 10th हो जाएगा, ये 11th हो जाएगा, ठीक है। और बीच में 5th वाला कर लो डब्ल्यू। डब्ल्यू से हो जाएगा यहाँ पे क्या हमारा वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। वाटर फ्यूज़ ऐसे करके, ठीक है, फ्यूज़ वाटर एंड सैनिटेशन हो जाएगा, ठीक है। ई से एजुकेशन, डब्ल्यू से वाटर एंड सैनिटेशन, एस सॉरी एक सेकेंड वाटर एंड सैनिटेशन कहाँ से आ जाएगा, ये विमेन एंड इक्वालिटी होगा, ठीक है। डब्ल्यू से विमेन पढ़ा था ना लोगों ने, तो डब्ल्यू से विमेन यानी कि जेंडर इन इक्वालिटी, ठीक है। जेंडर मतलब इक्वालिटी, नॉट इन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। देन 6 से सैनिटेशन हो जाएगा, 7 से अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो गया, 8 से डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 से आपका इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी हो गया, सस्टेनेबल सिटीज़ हो गया, हो जाएगा आपका 11 से, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़। फिर हमने क्या लिए थे, 2 कपूर 2 लहसुन, ठीक है। 2 कपूर लिए थे, 2 लहसुन लिए थे, पीस प्रमोट किया था, और क्या किया था, ये मतलब पार्टनरशिप करी थी गोल्स के लिए, ठीक है, पार्टनरशिप करी थी। तो 2 कपूर मतलब ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ये सी से हो जाएगा आपका क्लाइमेट एक्शन, ये से हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। खत्म होता है। धन्यवाद। जाओ जाके प्राण प्रतिष्ठान करो, प्राण में जान डालो खाना खा के।